तो हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस ऑडियो पॉडकास्ट में। और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट द सेमेस्टर स्टडी। तो बच्चों, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में जो स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक सेमेस्टर के बाद या नए सेमेस्टर में जब प्रवेश कर रहे हैं तो किस तरीके से और कैसे अपनी स्टडी को शुरू करें। What will be the most effective way to start your semester study, and what are the things you need to keep in mind, right? And what will be the strategy to score a very good score? तो उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, उन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि वाई हायर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को जब तक आप सीरियसली नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप पूरे मन से लगन से नहीं पढ़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, बिना संकल्प के आपका जो लक्ष्य है वो सिद्ध नहीं होता है, और संकल्प में विकल्प की संभावनाएं नहीं खोजनी चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। तो फिर वही बात आती है कि भाई शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें जब मौका मिलता है पढ़ने का या शिक्षा ग्रहण करने का तो हमें उसमें अगर मगर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शुरुआत में ही शिक्षा को धन कमाने का ध्येय या साधन नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, खुद को समझें, खुद को स्कैन करें, खुद की एनालिसिस करें, खुद के स्ट्रेंथ वीकनेसेस पर काम करें और आगे बढ़ें। और पूरा जो एक सेटअप है, इंस्टीट्यूशन है, या पूरा का पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, पूरी मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के ही बनाई गई है कि बच्चे अपने रियल टैलेंट को, रियल स्ट्रेंथ को, रियल जो भी आपके अंदर कह सकते हैं कि जो मतलब कैपेबिलिटी है, उसको आप आगे लेकर के आ सकें, ताकि जब आप समाज में जाएं, देश के लिए काम करें, तो अपना 100% दे पाएँ। तो अब ज़रूरी ये है कि सेमेस्टर की पढ़ाई को लेकर के, उसकी स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कस करने से पहले ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सीरियस हो जाएं फॉर लर्निंग, कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नया सीखना है, कुछ बेहतर सीखना है, कुछ बेहतर तरीके से अपने आप को फ्यूचर में लेकर के आगे बढ़ना है। तो आप जब भी किताबों की बात करते हैं तो किताबें कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होती हैं। वो किताबें कहीं ना कहीं किसी विद्वान के द्वारा, किसी प्रोफेसर के द्वारा, किसी ज्ञानी मनीषी के द्वारा लिखी गई, उनकी अपनी अनुभव, या हम बोलें कि उन्हीं के द्वारा सीखी गई चीज़ों को उन्होंने किताबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि आने वाले जनरेशन उसको सीखे, पढ़े, ठीक है। तो इसमें हमारी परिकल्पनाओं का, हमारी सोच और समझ का बहुत अहम रोल हो जाता है कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसीलिए ज़रूरत होती है शिक्षक की कि वो आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखाए। तो बहुत ज़रूरी है कि बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर की पढ़ाई को शुरुआत करने से पहले अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करना, खास करके मानसिक तौर पर। और अपने आप को ये मानना कि हाँ, हम एक एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें खुद को और बेहतर बनाना है हमें। ऐसा संकल्प लें और सिद्ध इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें। तो पढ़ाई को शुरू करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो भी विषय में आप एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे, आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, यू मस्ट प्रिंट आउट योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस निकालना चाहिए। वो सिलेबस बहुत सोच समझ करके, बहुत शोध रिसर्च के बाद तैयार किया जाता है, और उस विषय को पढ़ाने या क्लास में चर्चा करने का कुछ बहुत दूरगामी उद्देश्य होते हैं, जिसको पूर्ण करने के लिए ही वो सिलेबस बहुत सावधानी पूर्वक बनाया गया है। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लें। किसी विषय के आप विद्यार्थी हों, जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के सिलेबस पर काम करें। पहले उसको पढ़ें, समझें, एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो उसमें यूज हुआ उसको देखें सिलेबस में है क्या, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो देखें उसमें क्या क्या दे रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, राइट, उसका स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव, किस किस प्रकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, क्या क्या मेथडोलॉजीज यूज हो रही हैं while applying these knowledge to the work। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंटिटीज़ में कैसे कैसे अकाउंटिंग होती है, उन सभी को आप समझते हैं पहले थ्योरेटिकली, देन विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट, या प्रैक्टिकल सोल्यूशन के थ्रू आप समझते हैं। जब आप इलस्ट्रेशंस लगाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है नॉलेज को। ठीक है बच्चे, तो सिलेबस को पहले निकाल लें। उसके बाद ध्यान रखें, पढ़ाई का सबसे सही तरीका क्या है कि आप टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। पढ़ाई को समय के अनुरूप और समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। मतलब एक दिनचर्या होनी चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए जीवन का, जिसका अनुपालन करिए। इससे जीवन में अनुशासन भी आता है और एक क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी, वो भी बनती है। तो आपने देखा होगा क्लास शुरू होने से पहले हमेशा जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको टाइम टेबल शेयर करते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल के साथ क्लास शेड्यूल दिया होता है, क्लास कब शुरू होती है, कब ख़त्म होगी, किस समय कौन क्लासेस आपको पढ़नी है, कौन क्या पढ़ाएगा, किस समय पढ़ाएगा। ठीक है जी, तो इससे आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो और प्रायर तैयारी भी आप कर सकते हो। देखो, जब भी कोई सब्जेक्ट आपको मिले पढ़ने के लिए बच्चे, तो उस पर थोड़ा सा शोध करिए, सामान्य जानकारी हासिल करिए। इससे क्या होता है कि उसकी जो डेप्थनेस है, उसका जो स्कोप है, या पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है उसको, वो समझ में भी आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे पढ़नी है। तो टाइम टेबल हमेशा अपने पास रेडी रखें, अपने फिंगर टिप पे रखें, और टाइम टेबल को हमेशा कैरी करें, सिलेबस को हमेशा कैरी करें और उसके अनुरूप पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, टाइम शेड्यूल आ गया आपके पास, क्लास शेड्यूल आ गया आपके पास। अब आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए। ठीक है, क्लासेस कब से कब तक चल रही है, उसके बाद आपको घर पे कितने घंटे पढ़ने हैं, क्लासेस में किस तरीके से रिविजन्स करने हैं, या क्लासेस में होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको कैसे आपको तैयार करना है। और एक लक्ष्य बनाइए कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, बेहतर तरीके से स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जो स्टडी शेड्यूल होगा, चाहे घर पे चाहे क्लासरूम में, उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करना होगा। ठीक है, जो भी आपके टाइम शेड्यूल्स हैं उसके हिसाब से, जैसे मान लिया जाए क्लास सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक, 3:30 बजे तक चलती है। उसके बाद आप फ्री होते हैं, घर पे आते हैं, रिलैक्स करते हैं। शाम का जो समय है, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है, वो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेहतर होता है। शाम को देखिए 2-3 घंटे जो भी आप टाइम बचा पाएँ। हालांकि विद्यार्थी के लिए जब वो ग्रेजुएशन में होता है, तो मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे में सिर्फ सोने का समय निकाल करके बाकी सारा समय उसका सीखने और सीखने के ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चे, मतलब पढ़ाई पे ही उसका समय बीतना चाहिए। अन्य अत्र तत्र जितने भी आपके कार्य क्रियाकलाप हैं उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जैसे आप खेलते हैं अपनी दिनचर्या में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा से या आपको बेहतर बनाने से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कई बच्चे मोबाइल का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं, कंटेंट क्या देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि चलो, अब हमने आपको रिलैक्स करने के लिए, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिटेड यूज़ होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको क्या देखना है यूट्यूब पे, क्या आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, सर्फिंग वेबसाइट्स पे। और इसके अलावा एक आपका आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल एक्टिविटी यू कैन डू, राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइकनेस। ठीक है, आप उसको चूज कर लीजिए। तो इसके बाद जो समय बचता है बच्चे, वो पूरा पूरा पढ़ाई पे आप दीजिए। सुबह जल्दी उठिए। आप सुबह शाम को रात में 12 बजे तक सोने का हमेशा कोशिश करिए कि 12 बजे से पहले पहले आप सो जाएं। इसके अलावा सुबह 6 बजे आप उठ जाएं। उठने के साथ ही साथ फ्रेश होने के बाद आप कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे ज़रूर अपने आप को दें, समय दें पढ़ाई को। और जो भी किताबें हैं अच्छी, उसका चुनाव बहुत बेहतर तरीके से करिए। और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से किताबों को पढ़ना कैसे, समझना कैसे है, उसको भी सीखते रहिए। ठीक है जी, साक्षर पढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अक्षर टू अक्षर पढ़ते जा रहे हैं, उसमें लिखी बातों को आप सुन रहे हैं, आपने पढ़ लिया तो पूरा हो गया, नहीं। उसके पीछे जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जो आपकी मनोवृत्ति है, जो आपकी परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, वो बहुत अहम रोल प्ले करती है कि आपके जीवन, विचार, व्यवहार, आचरण, व्यक्तित्व पर शिक्षा कैसा प्रभाव डाल रहा है। तो सोच जो है आपकी, समझ जो है आपकी, वो भी साथ ही साथ विकसित होनी चाहिए। तो जब भी पढ़ें, शांत, एकांत, स्वच्छ और ऊर्जावान स्थान पर पढ़ाई करें। नीरस स्थान पर पढ़ाई ना करें। और इसीलिए कहा गया कि सुबह पढ़िए। सुबह ऊर्जा बहुत पवित्र होती है, सुबह का समय बहुत शांत होता है। या सबके सो जाने के बाद 8, 9, 10 बजे के बाद 11, 12, 1 बजे तक आप 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी आपका
समय बनता है, शेड्यूल बनता है, उसमें पढ़िए। और पढ़ने का अर्थ ये भी है कि आप चिंतन करिए, लिखिए, पेन चलाइए, बोल के पढ़िए, सुन के पढ़िए। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो आपके ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी एक्टिवेट होनी चाहिए बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, पेन नहीं चलाते हैं, लिखते नहीं हैं। तो लिखने की हैबिट डालनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलता है इफ़ यू आर पुट योर सेल्फ इन वेरी एक्सटेंसिव राइटिंग सिचुएशंस। तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। खूब आप लिखिए, खूब नोट्स बनाइए। कभी कभी ऐसे खाली बैठ कर के कोई टॉपिक चुन लीजिए, उस पर अपने विचार और अपने जो भी आपने सीखा उसको लिखने का प्रयास करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें और बेहतर निकल के आए, और कुछ छूट रही हैं तो फिर उसको पढ़ करके फिर लिखने का प्रयास करिए। तो धीरे 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 करके आप ऐसा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। आपके विचारों में पारदर्शिता, आपके विचारों में स्पष्टता, और एक 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 मार्ग दिखेगा कभी भी जब आपके सामने कोई प्रश्न आएगा कि उसको हम कैसे आंसर करें। ठीक है, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग हैं, आपके एकेडमिक्स अलग है, तो ये गलत है अप्रोच। मैं मानता हूँ ये पूरा का पूरा रास्ता आपको बेहतर से बेहतर जगह पहुंचाने का है। ये पूरा का पूरा यात्रा है, एक पूरा का पूरा एक जर्नी है, इसको आपको करना है। तो जब भी आप क्लासरूम में भी स्टडी कर रहे हो एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो, तब भी अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना के चले। ठीक है, बेहतर राइटिंग स्टाइल रखें, बेहतर प्रेजेंटेशन स्किल्स रखें। इसके अलावा अपने आप को हमेशा प्रोएक्टिव रखें, हमेशा अपने आप को आगे रखें आंसर देने में, काम करने में। ठीक है जी, और कुछ एक्स्ट्रा करके देने में या करके सीखने में। तो इससे क्या होगा कि आप बेहतर से बेहतर बनते चले जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा लोड या सिंपल बोले कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, ठीक है जी, वो एमसीक्यू हो सकता है, वो भाई राइटिंग स्किल्स हो सकती है, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो सब जो ऑब्जेक्टिव होता है प्योरली फैक्ट बेस होते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। ठीक है, जो राइटिंग स्किल्स होते हैं जैसे कि हम सब्जेक्टिव आंसर्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में, या बड़े बड़े भाई ग्रुप 1 ग्रुप बी की जॉब के लिए जब एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो राइटिंग आपको टेस्ट देना होता है। तो ऐसे में अगर आप लिखने की प्रैक्टिस में रहते हो तो बहुत हद तक आपको फ़ायदा होता है, बहुत चैलेंजिंग नहीं होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने क्लासरूम में भी आप सीख सकते हो। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है शिक्षक की कि उसके लिए बच्चों को तैयार भी करे। हमें सिर्फ सिलेबस रटाना नहीं है कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 करना है, या 100 एमसीक्यू आते हैं उसमें 70 अटेम्प्ट कैसे करने हैं, या कैसे क्या ट्रिक। नहीं, नॉलेज में कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है जी, पहली बात तो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सीरियसली किसी चीज़ को सीखते हैं, पढ़ते हो, तो उसमें आपको ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, आपकी अंतरात्मा ही कहती है वो उस चीज़ को कि आप बेहतर कर रहे हैं या बेहतर नहीं कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो बोलने का तरीका है, आपके चेहरे पे जो ओज है, जो तेज है, वो खुद ही उसका मतलब परिचायक होता है। तो कई बार आप देखते हो इंटरव्यू, अच्छे अच्छे इंटरव्यू आप देखा करिए, तो आप देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे आते हैं इतने प्रतिभावान, उनके चेहरे पर इतनी सरलता, सौम्यता और सहजता होती है कि आधा इंटरव्यू तो वैसे ही पास कर लेते हैं वो। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, अपने अंदर लेकर के आनी है। सौम्यता, सहजता और सरलता बहुत कठिन परिश्रम के बाद, बहुत साधना के बाद प्राप्त होता है बच्चे। चंचलता और क्या बोले भाई, चेहरे पर जो अलग अलग भाव भंगमाएं हैं वो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन सरलता, सहजता, सौम्यता लाने के लिए आपको प्रण करना पड़ता है, और आपको साधना करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है ईमानदारी से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। इसके अलावा और भी कोई कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि भाई अपने आप को मोटिवेटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है। तो बताया मैंने आपको, जब आप नियम संयम से चलते हैं तो अपने आप जीवन में अभिप्रेरणा जन्म लेती है, और आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे रहता है। ठीक है जी। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि हमें रास्ते का चयन बहुत सही करना है, अनुशासित रहना है, समय का सदुपयोग करना है, और अपने गुरुजनों की बात माननी है। यू शुड फॉलो दी guidelines and suggestions of your professors, your teachers, and yes, your mother and father also। अपने बड़ों की बात सुननी है, बहुत अहम नहीं पालना है कि नहीं 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 मैं बात क्यों सुनूं, या मैं ही क्यों सुनूं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे अपने अनुसार चलना है। देखिए, जीवन अपने अनुसार चलने को कभी भी हम एक सामाजिक
बेहतरी के तौर पर नहीं देख सकते। सिर्फ अपने हिसाब से चलना या अपने हिसाब से काम करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समाज के अनुभवों से आपके हित को मतलब हमेशा जो सर्वोपरि रखते हैं, उनमें माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊपर आता है। तो उनकी बातें तो आपको सुननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, उसको भी समझिए और अहम मत पालिए। अगर माता पिता कह रहे हैं कि ये काम मत करिए तो मत करिए, माता पिता कह रहे हैं ऐसे करिए तो ऐसे करिए, आपका गुरु कह रहा है ऐसे पढ़िए तो ऐसे पढ़िए, आपके गुरु कह रहे हैं ऐसे तैयारी करिए तो ऐसे तैयारी करिए। विश्वास रखिए, क्योंकि भाई सीखने और सिखाने का जो एक संबंध है वो विश्वास पर आधारित है। जब तक आपका विश्वास, आपकी दृढ़ दृढ़ इच्छा या आपका समर्पण आपके गुरु से नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई चीज़ आपके अंतरात्मा से, जो ज्ञान हम कहें, आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी भाई। और सिर्फ कानों तक नहीं इन्फॉर्मेशन देना है हमें, आपके जहन तक, आपके मस्तिष्क तक, आपके व्यक्तित्व में भी तो उतारना होता है। तो तभी चीज़ें उतरेंगी जब आप कहीं ना कहीं अहम छोड़ करके विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ शिक्षा और ज्ञान को अर्जित करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये होता है मोटिवेशन की। अब कई बार ऐसा होता है नहीं कि कई बच्चे बहुत इनोवेटिव हैं, हम कई बार बोलते हैं ये जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, राइट, या न्यू जनरेशन्स के लोग हैं। उन्हें जो मेथोडोलॉजिकल या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इनोवेटिव या न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, पेडागॉजी है, उसको भी हमें अपनाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, एआई का यूज़ करिए, राइट, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है, लर्निंग मॉडल्स हैं, यूट्यूब है, राइट, लिंक्डइन है, सीखिए, पढ़िए, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो, और कितनी इफेक्टिवली हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये भी हमें सीखना है। और यहाँ पे भी अध्यापकों की, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की भूमिकाएं अहम हो जाती हैं कि वो टेक्नोलॉजीज का सदुपयोग करना अपने बच्चों को सिखाएं, कब और कैसे सदुपयोग करना है। एक दिन में 10 स्टेटस लगाने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अपने स्टेटस को सही करने से, अपने ज्ञान को विकसित करने से, खुद को बेहतर करने से आपका स्टेटस जरूर ऊपर जाएगा और लोग आपका स्टेटस जरूर लगाएंगे। हम स्टेटस किसका लगाते हैं? जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, राइट, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं का तो लगाते हैं। हम कुछ थोड़ी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर करने में समझना है भाई कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो नई टेक्नोलॉजीज को सीखिए, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाइए, इसमें कोई परहेज नहीं है। इसके अलावा आप, कई बार बच्चे बोलते हैं सर क्या क्लास रेगुलर आना है, रेगुलर पढ़ाई करना है? बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है, तपस्या है। तपस्या में विघ्न नहीं आनी चाहिए। अगर आपने क्लास में एंट्री ले ली है, अगर आपने किसी में एडमिशन ले लिया है, तो पूरा वो समय अपने पढ़ाई को दीजिए। क्लास आइए, डेली डेली क्लास करिए, अपने अध्यापकों के साथ उठिए, बैठिए, उनकी दिनचर्या पर बात करिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए, खुद पढ़ के आइए, डिस्कस करिए। तो क्लासरूम पार्टिसिपेशन फॉर द स्टूडेंट इज मस्ट। आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप देखिए, कहते नहीं है कि भैया हीरे को हमने गवा दिया, सोना चांदी हमने गवा दिया मिट्टी पाने के लिए। तो छोटे छोटे जॉब के लिए या इधर उधर अपना समय देने के लिए हम अगर क्लासरूम में ना आए, पढ़ाई ना करें, तो वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है जी, जीवन भर काम करना है और काम करते करते इंसान खर्च हो जाएगा, तब भी काम नहीं खत्म होगा। तो इसीलिए जिस समय ज्ञान अर्जन का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, उस समय कुछ मत करिए, ज्ञान अर्जित करिए जहाँ तक हो सके। और जिसके साथ बहुत समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याएं हैं, तो और भी विकल्प होते हैं, और भी विकल्प हैं, और भी साधन संसाधन है, उसका उपयोग करिए। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप लीजिए, अपने फ्री टाइम में ट्यूशन पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहिए कि पढ़ाई छोड़ करके कुछ और काम करने लगे आप, पढ़ाई को सेकेंडरी बना दें, प्राइमरी कुछ और बना दें, तो आप अपने जीवन में कभी भी प्राइमरी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना प्राइमरी गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, हमेशा सेकेंडरी रह जाएंगे आप। और इस ऐसे में जब एक समय निकल जाता है और एक उम्र आती है, तब आपको पश्चाताप होता है, तब आप रियलाइज करते हो कि आपने क्या खोया और क्या पाया, है कि नहीं? कहते नहीं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो स्पष्टता बहुत ज़रूरी है कि काम हमें कहाँ करना है, किस तरीके से काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना, ये समझना। तो इन बातों पर भी हमें विचार करना है कि हमें क्लास पार्टिसिपेशन देनी है। ठीक है, सीखिए कई उन बच्चों से। और ऐसा देखा गया है, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ, जो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रहते हैं वो अपने जीवन में बेहतर बनते हैं, अपने जीवन में बेहतर करते हैं। ठीक है,
बजाय उनसे जो भागते हैं इधर से उधर। ठीक, अब बात करते हैं कि क्लास में आप आ रहे हो तो आपका जो बेसिकली रोल है वो कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत डिस्कसिव रहिए, डिस्कशन करिए, रिफ्लेक्शन दिखाइए अपने लर्निंग्स का, और प्रोएक्टिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र है, बहुत स्पष्ट है। बिना डर के, बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं निश्चल भावना के साथ, पूरी चंचलता के साथ अपने टीचर के साथ बात करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके साथ समस्याएं शेयर करें, सीखिए। ठीक है जी, एक बच्चे की तरह खूब अच्छे से बातें करिए। तो डिस्कशन करिए, अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करिए और खूब अच्छे से काम करिए। और जब आप डरेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट में भी काम करती है। तो पर्सनालिटी, योर पर्सनल एट्रीब्यूट जो भी है, आपके बोलने की कला है, सुनने की कला है, देखने की कला है, ठीक है, हाव भाव की कला है, खड़े होने की कला है, ड्रेसअप होने की कला है, ठीक है, ये सारी कलाएं आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती हैं। तो इस पे भी काम करिए। बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, ड्रेसअप कैसे होना है, हेयर स्टाइल कैसे रखनी है, चेहरे पे कैसे हाव भाव रखने हैं, ठीक है जी। जब आप स्टेज पे जाएं तो आपके अपने आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, एंड दीज पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स बिकम स्किल्स इन दी फ्यूचर। वो आपकी स्किल्स बन जाती हैं, ठीक है, और आपको आपके जीवन में जो ध्येय है, जो उद्देश्य वो प्राप्त करने में कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी। अब बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पढ़ा जाए। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ स्टडी को इकट्ठा मत किया करिए। बच्चे कई बार पूछते हैं बच्चे कौन सी किताबें पढ़ें। बिल्कुल अच्छी बात है ये। जब भी आप सिलेबस उठाते हो तो सिलेबस में देखिए रिकमेंडेड बुक्स, सजेस्टेड बुक्स लिखे रहते हैं। या अपने अध्यापकों से, अपने प्रोफेसर से सबसे पहले यही पूछिए कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबों की इतनी ज़्यादा रेंज है मार्केट में, सब नहीं पढ़ सकते आप, और सब किताबें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। सही किताब का चुनाव करिए, सही रिसोर्सेज का चुनाव करिए और उसी पर अपना पूरा समय दीजिए। एक ही रिसोर्स को 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट करिए। हर बार आप कुछ नया पाएंगे, हर बार आप कुछ नया सीखेंगे। तो इसीलिए सोर्सेज ऑफ स्टडी को भी बहुत लिमिटेड रखिए, बट यस, इट शुड बी वेरी वेरी क्वालिटेटिव। ठीक है, अननेसेसरी अनवांटेड रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं करने, उसको नहीं पढ़ना है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल while choosing, while selecting your sources of study. So it is very very important to discuss with your professors, right, in a very very serious mode कि सर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या, और उसको इकट्ठा करिए। अगर आपके पास खुद के पास नहीं है, पैसे नहीं है, या आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे हो, आप हेल्प मांगिए अपने प्रोफेसर से, लाइब्रेरी का यूज़ करिए, डेफिनेटली यू विल गेट इट, राइट। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होता है, वहाँ से आप किताबें लीजिए। हर प्रोफेसर कहीं ना कहीं अपने लेवल पर अपनी खुद के पास बहुत सारी किताबें उसके पास होती है, वो हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास भी अपनी खुद की छोटी लाइब्रेरी है, एंड एवरी टाइम वेन एवर स्टूडेंट्स कम टू मी, मुझसे हेल्प मांगते हैं, मुझसे किताबें अगर जो मेरे पास है तो ज़रूर, अगर मेरे तक वो किताब है तो मैं उनको, बच्चों को देता हूँ, और नहीं तो उनको सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं है तो फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मिलेगा, नहीं। एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी डिजिटल अगर वो कॉपी अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है तो प्रोवाइड करते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा रखिए। और जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बार बार कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वाई मैन ओनली। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। भाई चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास करते करते आपके अंदर निपुणता, एक्सपर्टीज आ जाती है। तो अगर आपके अंदर परिपूर्णता, निपुणता चाहिए तो प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी आप क्वेश्चन लगाएं उसको बार बार लगाएं। जो चैप्टर पढ़ें उसको 2 बार 3 बार पढ़ें, करके देखें, उससे से प्रश्न बनाएं, प्रश्नों को एक दूसरे से डिस्कस करें आपस में। जो भी बच्चे आप क्लासरूम में, जैसे क्लासरूम डिस्कशन की बात हो रही थी ना, तो जब भी आप क्लासरूम में जो भी चीज़ पढ़ के आए आपस में डिस्कस करें एक दूसरे से। अननेसेसरी बातें, सोशल मीडिया की, घूमने की, इधर उधर की बातें ना करके क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपने पुस्तकों की, अपने सिलेबस से जुड़ी इंफॉर्मेशंस की बातें करें, डिस्कस करें। कोई इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी है वो बताएं, एक दूसरे को साझा करें। इससे आपके ज्ञान में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति देखने को मिलेगी। ठीक है जी, एक बहुत अच्छा तरीका है डिस्कशन करना, इंगेज करना एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर करना, पढ़ी लिखी बातों को आपस में बांटना। डेफिनेटली आपके नॉलेज को मल्टीपल टाइम
बढ़ा देती है। तो ये सब ज़रूरी बातें थी एक विद्यार्थी के तौर पर कि एक कैसे शुरू करें। और शुरू में यही होता है कि शुरुआत में बच्चे बड़ा कैजुअली लेते हैं कि अभी तो कॉलेज खुला है, ओपन हुआ है। नहीं, आपको अपना समय हमेशा हर दिन उतना ही चैलेंजिंग या उतने ही ईमानदारी से, उतने ही डेडिकेशन के साथ लेना है। हर दिन को चैलेंज करना कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। तो डे 1 से स्टार्ट करिए। डे 1 से सारी चीज़ आपके पास मौजूद है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि दैट एवरी प्रोफेसर शेयर देयर टाइम टेबल और सिलेबस ऑन टाइम, वेल ऑन टाइम, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। तो वो चीज़ आप देखिए। और हर एक अध्यापक आज के समय में सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों से जुड़ा हुआ है। एंड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉम्प्ट नोटिस या जो भी गाइडलाइंस है वो तुरंत बच्चों को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको यूटिलाइज करनी है, इसको कैपिटलाइज करना है कि दैट you should not miss even a single day, even a single hour, right, of yours। तो उससे क्या होगा कि आप अपने समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे और आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। समय का सदुपयोग आपके दिनचर्या में ही निहित है। आप अच्छी दिनचर्या रखिए, अच्छे इंटेंशंस के साथ, रोज उसी संकल्पना के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ रोज पढ़िए, रोज उतनी ईमानदारी से मेहनत करिए एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। स्कोर तो अपनी अपनी जगह है। हालांकि जब आप अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप करते हैं, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में जब आपको गोल्ड मेडल मिलता है या आपको सम्मानित किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ऊर्जा और कहीं ना कहीं एक तरीके से शक्ति मिलती है अच्छा करने की, अभिप्रेरणा बनती है औरों के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये तो एक उद्देश्य हो गया। लेकिन जब आप ईमानदारी से इन बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। और बेहतर से बेहतर इंसान बनने के बाद कोई भी आपके पास विकल्प नहीं रह जाता है। आपको सोचना ही नहीं है कि आप सफल होंगे, असफल होंगे। सफलता आपके अच्छे बनने में छिपा हुआ है। जिस दिन आपने आपको बेहतर बना लेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि ईमानदार कोशिश कभी भी नहीं हारती है, कभी भी नहीं हार सकती है। और एक बार ईमानदार कोशिश अगर आप करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बेईमानी से अगर की गई कोई भी प्रयास है उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी है। आप जितने चाहे लोगों से बात कर लीजिए, जो सफल लोग हैं उनसे पूछिए, उनसे बातें करिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उनकी ईमानदारी उनके जीवन में काम आती है। तो इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की बच्चे, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ी सी फिलोसफिकल हैं बातें, हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी इज दी डेफिनेशन ऑफ लाइफ। जीवन को हम फिलॉसफी में ही परिभाषित कर सकते हैं। इसका कोई गणित का फार्मूला नहीं है कि जीवन को हम उसमें रख के प्रूव कर देंगे, ठीक है। एंड कहते हैं फिलॉसफी इज फॉर लव फॉर द नॉलेज। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, भलाई की बात करते हैं, जीवन में अच्छा करने की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा फिलोसफिकल होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं नहीं कि संवेदनशीलता ही वो महत्वपूर्ण गुण है जो आपको भाई जानवर से इंसान बनाती है, बेहतर बनाती है औरों से। तो हमें संवेदनशील रहना है, चीज़ों को समझनी है, एंड फिलोसफिकल ही सही बट बातें सत्य हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए, ढालिए और अच्छे से अच्छा काम करिए। और निडरता के साथ ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं तो नहीं कर सकती हैं, ठीक है, आप महिला हैं तो आपको जीवन में अधिकार नहीं मिलेंगे, या आप उतनी दृढ़ता के साथ, उतनी संकल्पता के साथ नहीं लड़ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके विचारों में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक गलत अवधारणा है। आप एक लड़की के तौर पर, जहाँ तक मेरा अनुभव अभी तक हुआ है, एक लड़की जो होती है वो और बेहतर कर सकती है, क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन बहुत शुरुआत से ही रहता है। आप देखिए घर में सबसे ज़्यादा अनुशासित लड़कियां रहती हैं, घर का काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, चीज़ें करती हैं। तो इसलिए मेरे भी जीवन का एक ध्येय है, मेरी भी एक संकल्पना, मेरी भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे देश में, पूरे विश्व में जो महिलाओं का योगदान है वो बढ़े। और भारत जब इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसित हो रहा है, तो उनमें महिलाओं का जो योगदान हो वो 19 नहीं होना चाहिए, हमेशा 20 होना चाहिए। क्योंकि इस देश ने बड़ी बड़े बड़ी बड़ी वीरांगनाएं, बड़ी बड़ी क्रांतिकारी महिलाएं इस मिट्टी ने दिया, जन्म दिया उनको, और उन्होंने देश के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया और कर रही हैं। तो ऐसे में आप सभी की भी एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन नाम को भी ऊपर ले जाना है। और जैसा हमारा विरासत है, जैसी हमारी इतनी बड़ी, इतनी विस्तृत सभ्यता है, उसको भी और से और बेहतर करना है। थोड़ा थोड़ा योगदान देना है एक दूसरे के जीवन में। और देखिएगा एक से एक मिलकर के हम लोग कैसे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। और पूर्ण